साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 5 मई 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें, बड़ी बातें आप सबको बताने के लिए और कुछ ज़रूरी अपीलें भी आप सबके साथ आज मैं करूँगा। इसलिए तमाम साथियों से, जो भी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मेंबर हैं और हमारे व्यूवर्स, दर्शक, श्रोता, जो भी आप हमें सुनते हैं, समझते हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पूरा सुने ध्यान से, लाइक करें, कमेंट करें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें साथियों, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और साथ साथ आप उस महान आंदोलन, महान मिशन के विषय में भी जान सकें जो हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार देश भर में चला रहा है। तो सबसे पहली खबर तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि साथियों, ठग कितने शातिर और तेज तर्रार हैं और सरकार का इनको किस तरह संरक्षण मिला हुआ है, ये आप समझ सकते हैं कि एक अति संवेदनशील, अति गंभीर हत्याकांड अभी पिछले 22 अप्रैल को हमारे धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले राज्य जम्मू कश्मीर के पहलगाम नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें हमारे देश के 26 सैलानियों की निर्ममतापूर्वक योजनाबद्ध ढंग से हत्या कर दी गई। और दुर्भाग्य यह है कि वो हत्यारे अभी तक सरकार की पकड़ में नहीं आए हैं और सरकार से इस्तीफा मांगने का साहस भी देश कर नहीं पा रहा। सरकार की इस घोर विफलता पर मांगना चाहिए पूरे देश को सरकार से इस्तीफा, क्योंकि सरकार की विफलता है ये। कैसे 26 लोगों की सुनियोजित ढंग से किसी ने हत्या कर दी? सरकार क्या कर रही थी? जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा हो, खतरा रहता हो आतंकवाद का, वहां ऐसी घोर लापरवाही के लिए सरकार को अविलंब अपना इस्तीफा देना चाहिए, ताकि उसकी निष्पक्ष जांच हो घटनाक्रम की और हमारी सुरक्षा एजेंसीज, इन्फोर्समेंट एजेंसीज पब्लिक इन्वेस्टिगेशन करके, सार्वजनिक जांच पड़ताल करके इसके दोषियों को दंड दे सकें, सजाए मौत दे सकें। ऐसी गंभीर और संवेदनशील घटना को भी साथियों ठगों ने अपना हथियार बना लिया है। और एक कानपुर के हमारे पुजारी हैं कृष्ण बिहारी शुक्ला, उन्हें ठगों ने फ़ोन किया कि भाई हमको जो है, हम फौज से बोल रहे हैं, कानपुर सैनिक छावनी से, और हमारी एक टुकड़ी को कश्मीर जाना है, तो पूजा पाठ करानी है, 11 पंडितों की ज़रूरत है पूजा पाठ करने के लिए, आपको दक्षिणा दी जाएगी, एडवांस भेज रहे हैं, तो कृपया अपना अकाउंट नंबर दे दें। पंडित जी ने, बेचारे ने, भोले वाले थे, उन्हें क्या पता कि कोई इस तरह से भी ठगी की जा सकती है। उन्होंने जैसे ही अपना अकाउंट नंबर उन ठगों को, जो सैनिक बनकर बात कर रहे थे, वीडियो कॉल भी की उन्होंने सेना की वर्दी में बाकायदा। पंडित जी भोले वाले थे, जहाँ से मैं आ गए अकाउंट, जैसे ही उनको सेंड किया अपना अकाउंट नंबर, पंडित जी के अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो ठगों ने साफ कर दिए और ठग अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं साथियों। तो ठगों की धूर्तता, शातिरता और इनको मिला हुआ सरकारी संरक्षण, इस घटना से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। वैसे तो देश में योजनाबद्ध ढंग से, सुनियोजित तरीके से सरकारी संरक्षण में 42 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार ना बना हो, भले ही वो कितने भी बड़े पद पे हो, कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कहीं ना कभी ठगी का शिकार बने हैं। वो अलग बात है कि जो 3% अंग्रेजीदा लोग हैं, या कहें जो शासक, प्रशासक और उद्योगपति हैं देश के, वो
चूँकि वो अगर कहीं ठगे जाते हैं तो वो उससे कई गुना ज़्यादा ठगी दूसरे मासूम भोले वाले लोगों के साथ कर लेते हैं, इसलिए उनको हम ठगी का शिकार नहीं कह सकते। अन्यथा 97% जनता देश की ठगी का शिकार बन चुकी है, और ठगी का शिकार बने लोगों को जो भुगतान की गारंटी देने का एक सार्वभौमिक कानून हमारी संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में बनाया था, जिसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 या बट्स एक्ट 2019 बोलते हैं, उसका क्रियान्वयन 6 साल बीत जाने के बाद भी हमारी केंद्र और राज्यों की सरकारें नहीं कर रही हैं। चूँकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि इस कानून का क्रियान्वयन हुआ तो इस कानून से न केवल देश के तमाम ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान हो जाएगा, बल्कि जो ठग हैं, बेईमान हैं और सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो सब भी जेल के सिंकचों के पीछे कैद हो जाएंगे। इसलिए इस कानून का क्रियान्वयन न मोदी सरकार करना चाहती है, न कोई भी राज्य करना चाहता है। सबको डर लगता है साथियों आपका भुगतान करने से, आपको संपन्न बनाने से, आपको न्याय देने से और स्वयं के जेल जाने से। तो इस कानून के क्रियान्वयन के लिए आपको, हमको, सबको एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि 42 करोड़ हैं, अगर 1% भी आप एकजुट हो गए तो उस दिन इस कानून का क्रियान्वयन हो जाएगा, या इस पूरे बेईमान सिस्टम का, चाहे वो राज्यों में चल रहा है या केंद्र में, अंत हो जाएगा साथियों। और मैंने तो आज भी चेतावनी दी है सरकार को, ठगों को, बेईमानों को, या तो आप देश के ठगी पीड़ितों के साथ न्याय कर दें, अन्यथा अपने अंत की तैयारी करें। चूंकि न्याय नहीं होगा इतनी बड़ी आबादी के साथ, तो ये आबादी सड़कों पर निकलेगी न्याय मांगने के लिए, और जो न्याय की कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, न्याय नहीं दे रहे, उनको ठग, बेईमान, अपराधी घोषित करके उनकी सरकार का, उनकी सत्ता का अंत सुनिश्चित करेगी। ये होना है साथियों, ईश्वरीय क्रियाकलाप है ये, इसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। या तो भुगतान होगा, आप सबको न्याय मिलेगा, सुरक्षा, सम्मान मिलेगा, हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा, या व्यवस्था में सम्मिलित लोगों को मिट्टी में मिलना होगा। ये ब्रह्म वाक्य है, भविष्य है हिंदुस्तान का, जो आप सबको भी अपनी खुली आंखों से नहीं दिख रहा है, तो अपने अंतर्मन की आंखों से देखिए, झांकिए अपने अंतर्मन में कि हुआ क्या है और होने क्या जा रहा है। साथियों विलंब केवल इस बात का है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं ठीक से। हमारे साथी अभी सुसुप्तावस्था में हैं, उदासीन हैं, तनावग्रस्त हैं, एकमत नहीं हैं, अपने मध्य एकता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये मामला लटका हुआ है, और सरकारों में बैठे हुए लोगों को लगता है कि आप लोग कभी एक नहीं हो सकेंगे, और वो हमेशा हिंदुस्तान को ऐसे ही लूटते, खसूटते, ठगते रहेंगे। तो अब हिंदुस्तान को ज़्यादा लंबे समय तक ठगी का शिकार नहीं बनने देना है, हम सबको एकजुट होना है। ऐसी ही एक दूसरी खबर साथियों, ये भी सेना से ही जुड़ी हुई है। पंजाब में एयरफोर्स की हवाई पट्टी थी, और 3 जंगों में इसका इस्तेमाल हुआ था, 3 युद्धों में पाकिस्तान के साथ। उसको भी ठगों ने बेच दिया है, और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो बड़ा हैरान है, परेशान है कि आखिर हुआ कैसे। ठग कैसे सरकारी ज़मीनों को भी बेच देते हैं। आम जनता को ठगना तो मामूली बात हो गई। हमारे वयोवृद्ध नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, गोयल साहब आदर्श के ठगी पीड़ित हैं, पति पत्नी के साथ। देखिए दोनों ही पति पत्नी अजमेर राजस्थान में किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पत्नी हमारी संगठन की जिला अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे साथियों से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब बुजुर्ग व्यक्ति लड़ सकता है अन्याय के विरुद्ध न्याय पाने के लिए, तो उन युवक और युवतियों को अवश्य लड़ना चाहिए, जो अभी हाल ही में सागा जैसी, या क्या बोलते हैं उसको, डार्विन जैसी कंपनियों की ठगी का शिकार बने हैं। लाखों की तादाद में हैं आप साथियों। अगर आप एकजुट होकर के लड़ोगे
तो बट्स एक्ट 2019 ऐसा कानून है कि इसके द्वारा आपकी जमा राशि का सबका 2 से 3 गुना भुगतान हो जाएगा, और जो एजेंट साथी भयभीत हो गए हैं भुगतान ना होने के कारण, उनको भुगतान होने के बाद स्वतः सुरक्षा सम्मान और कमीशन मिल जाएगा। तो तमाम साथी इसके लिए लड़ें। मैंने आज और एक और बड़ी गंभीर खबर है साथियों, मैं इस पर भी बताना चाहूँगा कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं देश में। एक आरटीओ इंस्पेक्टर थे कोटा के, राजस्थान के। एक ट्रेलर वाले को रोका उन्होंने, जो ट्रेलर होते हैं ओवरलोडिंग करते हैं, चोरी करते हैं, खनन करते हैं, उसको रोका तो उस गुस्साए हुए ड्राइवर ने उसका चालान काट दिया रोक के। इंस्पेक्टर ने अपने मालिक को फ़ोन लगाया और मालिक ने कह दिया ट्रेलर चढ़ा दे इसके ऊपर, मार दे, मैं देख लूँगा। और ड्राइवर ने उस आरटीओ इंस्पेक्टर के ऊपर ट्रेलर चढ़ा के उसकी जान ले ली। तो अपराधी कितने संगठित हो चुके हैं, माफिया गिरोहों में बदल चुके हैं। वो एक सरकारी मुलाजिम की जान तक ले सकते हैं। और जब ऐसा होने लगेगा, इन अपराधियों के खिलाफ, ठगों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ शासन कार्रवाई नहीं करेगा, सख्त से सख्त इनको सजाए मौत नहीं देगा, तो सरकारी अधिकारी खुद ब खुद डर जाएगा न्याय करने में या कानून की अनुपालना करने में। लोया साहब, जज साहब थे, सबको, पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से उनकी टहलते हुए हत्या कर दी थी एक न्यायपूर्ण फैसला देने पर। तो जजों को भी डराया जाता है, ऑफिसर्स को डराया जाता है। तो ये जो डीएम या एसपी या डिविजनल कमिश्नर, जो सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी हैं बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, जिन्हें आपको भुगतान करना है, वो डरे हुए हैं, आपका भुगतान नहीं कर पा रहे। तो उसके पीछे इस तरह के कारण भी बहुत गंभीर हैं साथियों, कि हत्या तक कर दी जाती है। जो व्यक्ति न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करने का प्रयास करता है या कानून की अनुपालना का प्रयास करता है, तो हमें ऐसे ईमानदार लोगों को भी ताकत देनी है, जो बिना सिस्टम के दबाव के कानून और न्याय देने का प्रयास पीड़ितों को करते हैं या दोषियों को दंडित करने का गंभीर प्रयास करते हैं। एक और खबर है साथियों, बड़ी महत्व की खबर है, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। संघ प्रमुख आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक अपील की है देश के तमाम नागरिकों से, खासतौर से हिंदुओं से, कि वो जाति भेद को, जन्म की श्रेष्ठता को अपने मध्य खत्म करें। एक कुआं, एक शमशान, एक थाली, शादी विवाह आपस में सब करें, ताकि जातिगत व्यवस्था को, जिसकी वजह से हिंदुस्तान सैकड़ों वर्ष गुलाम रहा, आपस में हिंदू एकजुट नहीं हो सके, उस वजह को, उस महत्वपूर्ण कारण को खत्म किया जाए, ताकि पूरा राष्ट्र एकजुट होकर बुरी ताकतों के खिलाफ मुकाबला कर सके और हिंदुस्तान वाकई विश्वगुरु बन सके। तो हमारे ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य का जो सपना है, उससे ही मिलता जुलता बयान है मोहन भागवत जी का। उन्होंने कहा है कि साहब मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने पंडित शब्द का इस्तेमाल किया है कि पंडितों ने जाति व्यवस्था बना दी थी और इसको खत्म किया जाना चाहिए अब, चूंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सही बात है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से करोड़ों लोगों को उत्पीड़न, अपमान और पीड़ा का झेलना पड़ता है। तमाम चीज़ें, उत्पीड़न होता है, अपमानित किया जाता है उनको, जानवरों से भी बुरा व्यवहार कई बार ऐसे लोगों के खिलाफ किया जाता है जो जाति की दीवारों को तोड़ देते हैं। खासतौर से स्त्रियों को बहुत ज़्यादा नारकी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। उनके साथ उनके अपने घर के लोग, चाहे वो पति हों, बेटे हों, माँ हों, बाप हों, भाई हों या और रिश्तेदार, वो सब जानवरों से भी बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ, और उन्हें इतना अपमानित कर देते हैं जाति के नाम पर कि वो केवल और केवल उनके पास आत्महत्या का विकल्प रह जाता है। जैसे हमारे ठगी पीड़ित आत्महत्या कर रहे हैं, 5 लाख से ज़्यादा कर चुके हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका भी सामाजिक बहिष्कार हुआ,
अपमान हुआ, लोगों ने, उनके अपने लोगों ने, उनके अपने परिवार के लोगों ने उनको ठग घोषित कर दिया और धन, चूंकि उनका धन डूबा 3 लाख से ज़्यादा कंपनीज में और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो पैसा तो बड़ी महत्व की चीज़ है मानव जीवन के लिए। पैसे के लिए मनुष्य तमाम रिश्ते नातों, सदाचार, नैतिकता, मर्यादा और कानून को भूल जाता है। तो जो पीड़ा हमारा देश कभी जाति के नाम पर भोगता था, वो पीड़ा आज ठगों ने प्रत्येक उस व्यक्ति के जीवन में भर दी है जो इन ठग कंपनियों या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ठगी का शिकार बने हैं। खास तौर से वो एजेंट साथी जो इनमें काम करते थे, कलेक्शन का काम करते थे, अपने जान पहचान के लोगों का, अपने परिवार के लोगों का पैसा इनमें जमा करवाते थे। उनके जीवन में साथियों इतना अपमान, इतनी पीड़ा और इतना बहिष्कार भर दिया गया है कि वो स्वयं से नजरें नहीं मिला पा रहे और उनके समक्ष भी मरने के अलावा कोई विकल्प इस बेईमान सिस्टम ने छोड़ा नहीं है। तो ऐसे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने की जिम्मेदारी परमात्मा ने आपको दी है, या कहें ईश्वर ने आपको इस लड़ाई को लड़ने के लिए चयनित किया है। तो हमारे तमाम साथियों को एकजुट होकर, एकमत होकर, सत्य की शरण में आकर लड़ना चाहिए और न केवल अपना सुरक्षा सम्मान भुगतान प्राप्त करना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान को भी ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहिए। मैंने भी आज एक अपील की है अपने साथियों से, चूंकि हमारे तमाम साथी, बहुत सारे साथी हैं ऐसे जो हमसे कहते हैं कि साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मेन स्ट्रीम के मीडिया को बुलाइए। कई साथी कहते हैं मोदी जी से मुलाकात कीजिए, कई कहते हैं सड़क घेर लो, कई कहते हैं रेल रोक दो, कई कुछ इस तरह के सुझाव साथी देते हैं। लेकिन साथियों सच्चाई ये है कि इन तमाम आयोजनों में जो आप कह रहे हो कि साहब मोदी से मिल लो एक बार सीधे डायरेक्ट, तो मोदी से मिलना कोई सरल काम नहीं है। मोदी से मिलने में कम से कम 10 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए खर्च करने के लिए पहले, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप मोदी से मिल लोगे। चूँकि हमने दसियों लाख रुपए फूंक करके मोदी का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया था दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 12 मार्च 2024 को, लेकिन मोदी उसमें नहीं आए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अभिनंदन समारोह किया था हमने, उससे पहले 30 जनवरी 2024 को, उसमें भी नहीं आए थे वो। एक सांसद महोदय थे, उनको भेज दिया था। तो कैसे मिलोगे मोदी से? फिर गरीब आदमी से तो मिलता ही नहीं, ना गरीब संगठनों से मिलता, वो तो उन्हीं से मिलता है जो करोड़ों रुपए खर्च कर सके। तो करोड़ों रुपए हम और आप कहाँ से लाएंगे? इस व्यवहारिक पहलू को, सच्चाई को समझिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी साथियों हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बुक किया था एक बार, 2 लाख रुपए खर्च किए, 20,000 रुपए के लगभग उसकी बुकिंग थी शायद, और बाकी पत्रकार जो आए उनको सबको गिफ्ट देना, खाना खिलाना, दारू पिलाना और तमाम तरह के जो भी चीज़ें होती हैं, लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ था उसमें। लेकिन वो उसका परिणाम शून्य था। एक अखबार में खबर नहीं थी, एक टीवी पर नहीं चली थी, खा पी के पत्रकार भाई हाथ पहुँच के चले गए थे। चूँकि ठगी से जुड़े प्रकरण पत्रकारों की औकात से बाहर की चीज़ हैं, ये उनके मालिकों से जुड़े हुए हैं। मेन स्ट्रीम का मीडिया हिंदुस्तान में ठग ही संचालित करते हैं, और बट्स एक्ट 2019 को वो सब जानते हैं कि अगर ये कानून इम्प्लीमेंट होगा तो मीडिया संस्थानों के सारे मालिकान जेलों में होंगे, मीडिया संस्थान बिक जाएंगे और इन्हें बेच के ठगी पीड़ितों का भुगतान करेगी सरकार। तो कोई भी मीडिया इस पर तवज्जो नहीं देता, चर्चा नहीं करना चाहता, इस डर की वजह से साथियों। अगर आपके पास पैसे हों तो हैं 1-2 मीडिया चैनल ऐसे जो कहते हैं साहब 1.5 करोड़ रुपए दे दो, 1 घंटा लाइव दिखा देंगे आपके इस पूरे विषय को। 1.5 करोड़ रुपए भी कहाँ से लाओगे आप? रेल रोकोगे तो निश्चित रूप से मुकदमे बनेंगे, चूंकि आपकी संख्या उतनी नहीं है कि मुकदमों को रोका जा सके। हाईवे रोकोगे तो निश्चित रूप से मुकदमे बनेंगे, उनमें दुनिया भर का पैसा खर्च होगा। कई लोग कहते हैं साहब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते, हाई कोर्ट नहीं जाते। हम गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, हाई कोर्ट भी गए, कई बार गए, कई मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। बहुत खर्चीला काम होता है और उसके बावजूद राहत नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि खर्चीला भी देख लें, खर्च भी करें, गुर्दे बेच दें अपने निकाल के, तो भी उससे राहत तो मिलने की संभावना नहीं है। PACL पल्स का मामला आपके सामने है। वर्ष 2016 फरवरी में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, सेबी को आदेश किया सबके पैसे वापस कर दो।
9% ब्याज के साथ 6 महीने में, आज तक नहीं हुए। सहारा इंडिया के मामले में वर्ष 2012 में आ गया था फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही कि 15% ब्याज के साथ 90 दिन के अंदर सबके पैसे वापस करो, लेकिन आज तक नहीं हुए। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके, आदर्श का मामला भी है ऐसा। गोयल साहब कह रहे थे, हमारे लोकमन दास गोयल जी, आज अपने वीडियो में मैंने अपलोड किया था कि साहब वो कोई जोशी एडवोकेट हैं, उनके पास मामला चल रहा है, वो कई मामलों में आदेश करा चुके हैं आदर्श के मामले में कि 90 दिन में पैसा वापस कर दे आदर्श। और 3 साल या 4 साल हो गए उन आदेशों को आए हुए, आज तक किसी एक व्यक्ति का पैसा आदर्श के का वापस नहीं किया। और हो भी नहीं सकता साथियों, जब तक वर्ड्स एक्ट 2019 का प्रयोग नहीं होगा। और वर्ड्स एक्ट 2019 का प्रयोग उस दिन होगा इस देश में जिस दिन आप लाखों की संख्या में एकजुट हो जाओगे, जनमत पैदा कर लोगे। और लाखों की संख्या में एकजुट करने के लिए, जनमत पैदा करने के लिए भी बहुत सारे धन की आवश्यकता है, और धन हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। कई साथी कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि साहब आप पैसा लेते हैं लोगों से, ये करते हैं वो करते हैं। साथियों, सच्चाई ये है कि जितना पैसा साथी हमारे देते हैं, हमारे पास 100 लोग भी ऐसे नहीं हैं जो नियमित रूप से कार्यक्रमों में पैसा देते हों। 5 या 6 लोग हैं अधिकतम जो नियमित रूप से 500 रुपये या 1000 रुपये देते हैं हर महीने, बाकी कोई नहीं देता। ये जो सदस्यता राशि आती है, कभी कभी आप देखते हो 1500 2100 रुपये, उससे तो डेली के खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं संगठन चलाने के। जो कार्यक्रमों में हम अपील करते हैं लोगों से अलग से कार्यक्रम के आयोजन के लिए, उसमें भी कभी 50 से ज़्यादा लोग ऐसे सम्मिलित नहीं हुए जिन्होंने स्वेच्छा से योगदान कर दिया हो उन कार्यक्रमों के आयोजन में। तो धन एक बड़ी समस्या है हमारे संगठन के विस्तारीकरण में, इस आंदोलन की सफलता के में, और अन्य चीज़ों में भी। तो मैंने आज एक अपील की थी तमाम साथियों से, लेख लिख करके बाकायदा, कि यदि आप सब लोग इस आंदोलन को जल्दी जीतना चाहते हो, जल्दी भुगतान चाहते हो, जल्दी सुरक्षा सम्मान चाहते हो, तो सब धन त्याग करें। और न्यूनतम जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं देश भर में, लगभग 200 से ऊपर जिला अध्यक्ष हैं साथियों, उनसे कहा था कि भाई 2-2 हज़ार रुपये की सहयोग राशि सब भेजिए ताकि जल्दी से तेजी से इस कारवां को बढ़ाया जा सके। तो ऐसा करने में बहुत सारे साथियों की टिप्पणी आने लगी, साहब हम तो कर ही नहीं सकते, कोई 1 रुपया भी नहीं देता। लेकिन साथियों, सच्चाई ये है कि हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, कोई शादी आ जाए, ब्याह आ जाए, बात आ जाए, या कुछ भी ऐसी आपत्ति आ जाती है, मुसीबत या खुशी का वक्त, तो करते हैं ना कहीं से इंतजाम, उसका कर्ज लेके या कमा के, दोस्तों से मांग के। और यदि आपकी इतनी रेपुटेशन भी नहीं बची है कि 2000 रुपये आप या 1000 रुपये का सहयोग हर महीने संगठन को इस लड़ाई को जीतने के लिए कर सकें, तो मैं समझता हूँ ऐसे साथियों को तो संगठन के तमाम पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे साथियों को आगे आने दीजिए जिनकी इतनी प्रतिष्ठा कम से कम समाज में हो कि वो 1000-2000 रुपये हर महीने चंदा के रूप में या कैसे भी इकट्ठे करके इस आंदोलन में खर्च कर सकें, दे सकें। आप में से बहुत सारे तहसील और जिलों में या प्रदेश में संगठन चलाते हैं, उसको चलाने में कितने पापड़ आप लोगों को बेलने पड़ते हैं, तो समझिए कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और आंदोलन चलाने के लिए हमें कितने त्याग बलिदान करने पड़ रहे होंगे, कितनी पीड़ा, कितने दुख, कितने अपमान झेलने पड़ रहे होंगे। लेकिन चूंकि वचन दिया है आप लोगों को, परमात्मा को वचन दिया है, ईश्वरीय आंदोलन है, तो इसे लड़ना ही पड़ेगा। या तो प्राण त्याग दें हम भी अपनी, या फिर इसको लड़ते रहें, जैसे भी कर्जों में फंसें तो फंस जाएं, अपमानित होते रहें तो होते रहें। मैंने तमाम साथियों को ये चीज़ें आज खुलकर लिखी थी और अपील की थी। तो साथियों, आपको जानकर ताज्जुब होगा, हमें भी, कि उस अपील पर मात्र 15 लोगों ने ध्यान दिया और ये 7813 रुपये का योगदान अभी तक आया है, जिसमें हमारे नीशू पचौरी साहब हैं जट्ठारी अलीगढ़ से, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। हीरा सिंह जी हैं सनौप प्रेम सिंह राणा जी, उन्होंने 1100 भेजे हैं। LK खांबला साहब हैं, उन्होंने 100 रुपये। मस्सा सिंह जी हैं, उन्होंने 500 रुपये। दिलीप सुराणा साहब हैं, उन्होंने 365 रुपये।
कृष्ण कुमार जी हैं, उन्होंने 21 रुपये। कन्हैया लाल सिंह हैं, उन्होंने 5 रुपये। रमेश चंद जी हैं, उन्होंने 1000 रुपये। दयानंद साहब हैं, उन्होंने 1100 रुपये। अजीत कुमार जी हैं नरेला, 100 रुपये। सत्यनारायण बाथरा साहब हैं, उन्होंने 1000 रुपये। दिलीप कुमार जी ने 21 रुपये। तुलाराम जी बरेली ने 500 रुपये। पुरंदन साहू साहब ने छत्तीसगढ़ 501 रुपये। और विजय मौर्य जी मऊ, उन्होंने 1000 रुपये। इतनी सहयोग राशि भेजी है। और अब मैं नियमित रूप से बताया करूंगा आपको सबको कि कौन कितने पैसे दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे साथी मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि साहब हमने फलां को दे दिए, फलां को दे दिए, और वो हमारे पास तो आते नहीं है पैसे। 50% भी नहीं आता, 25% भी नहीं आता, 10% भी नहीं आता, 1% भी नहीं आता। जैसे मैं कहता हूँ ना कि 42 करोड़ का 1% एकजुट हो जाए तो लड़ाई जीत लेंगे, उसी दिन जीत लेंगे। 1 घंटे की लड़ाई है। उसी तरह से इस मामले में भी होता है कि बहुत सारी जगहों से 1% पैसा भी हमारे पास चलकर नहीं आता है। हम कैसे कैसे कुछ चंद साथी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसको हम ही जानते हैं। 2019 में जब हमने ये लड़ाई शुरू की थी, हमारे पास 5 क्रेडिट कार्ड थे और बहुत अच्छा स्कोर था हमारे क्रेडिट कार्ड का, क्या बोलते हो उसको, सिबिल स्कोर। लेकिन आज एक भी नहीं बचा है। तो अनुमान लगा सकते हैं आप कि कैसे इस लड़ाई को लड़ा जा रहा होगा। लेकिन कुल मिलाकर साथियों, मैं ये समझता हूँ कि ईश्वर यश करोति शोभनम करोति। परमात्मा प्रत्येक उस व्यक्ति की कठोर से कठोर परीक्षा लेते हैं, जिससे वो चयनित कर लेते हैं सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए। तो हमें भी चयनित किया है निश्चित रूप से। हमारे सामने भी बहुत विकट समस्याएं आ रही हैं और भी आगे आ सकती हैं। उनसे, उनकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम व्यथित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। या तो न्याय के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे, या फिर सत्य धर्म न्याय की स्थापना करते हुए आप सबका भुगतान करा देंगे, सबको सुरक्षा सम्मान दिला देंगे, और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए इस पूरे बेईमान सिस्टम ठग साम्राज्य को जमींदोज कर देंगे। ये हमारा अटल संकल्प है और ये ईश्वर का भी वरदान है। संसार की कोई भी ताकत इस काम को करने से रोक नहीं सकती। डिले हो सकता है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा। तो मैं आप सब साथियों से करबद्ध अनुरोध करूंगा कि न हम किसी उद्योगपति से पैसा लेते हैं, न किसी एनजीओ से, न किसी राजनीतिक दल से, न किसी और संगठन से। हम केवल इस आंदोलन को आपके बल से ही चलाते हैं, जैसे भी चल रहा है। तो आपके आर्थिक सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आर्थिक सहयोग करें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, जीतने के लिए, अपने और अपने परिवार के और अपने राष्ट्र के सुख समृद्धि और शांति के लिए भी। मेरा नंबर नोट करें, 9560479048। इस नंबर पर आप अपनी सहयोग राशि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से भेज सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे दूसरे नंबर 7827581213 पर व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं, आपसे बात कर सकूं, आपका धन्यवाद व्यक्त कर सकूं, आपका नाम अपने वीडियो संदेश के माध्यम से दुनिया को बता सकूं कि आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, जो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने वाले इस महायज्ञ में अपनी आहुति धन के माध्यम से भी दे रहे हैं। तो जो साथी तन से नहीं आ सकते वो धन से सहयोग करें, जो धन से नहीं कर सकते वो धन से करें, और जो तन और धन से भी नहीं कर सकते वो मन से ज़रूर करें। कम से कम सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट क्रिएट करें, हमारे वीडियोस को, हमारे आलेखों को, हमारी अपील्स को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्रिप्शन करते रहें। वो भी एक बड़ा योगदान है कि अगर हमारे सब्सक्राइबर भी, चूँकि 1 करोड़ कम से कम होंगे तब 1 लाख ज़मीन पर लेके आ पाएंगे, और 1 करोड़ हो जाएंगे, 1 लाख ज़मीन पर होंगे, तो कुछ पैसे वहाँ से भी आने लगेंगे। अभी जो लोग सोचते हैं कि जी इतना पैसा आ रहा है यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, वो नथिंग है साथियों, कुछ भी नहीं है। वो अफवाहें लोग फैलाते रहते हैं बेवजह। तो इसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाइए। मिलता हूँ आप सबके साथ आज रात 8 बजे फेसबुक पर। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, उसे तमाम साथी फॉलो कर लेना। विस्तार से चर्चा करूंगा आप सबके साथ कि आगामी रणनीति योजनाएं क्या हैं और कैसे हम इस
महाभारत महायुद्ध में विजय प्राप्त करते हुए आप सबको सुख समृद्धि शांति प्रदान कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।